नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। नारनौल थाने के मालखाने में रखी पकड़ी गई शराब को पुलिसकर्मियों ने तस्कर को बेच दिया। अब तस्कर शराब बेचते हुए पकड़ा गया। तस्कर के पकड़े जाने के बाद जब राज खुला तो SP सुलोचना गजराज ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इस मामले की गाज अन्य पुलिसकर्मियों पर भी गिर सकती है। जानकारी के अनुसार 23 जुलाई 2016 को सदर थाना पुलिस ने एक कैंटर को पकड़कर उसमें से अवैध शराब से लाई गई अंग्रेजी शराब की लगभग 450 पेटी व बियर की 250 पेटी बरामद की थी। तब इस पर मुकदमा नंबर 208 के तहत सुरेंद्र दोंगली गाड़ी चालक व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। बाद में मांगेराम पुत्र पूर्णचंद उलसिया उदयपुर राजस्थान और अरविंद पुत्र सत्येंद्र शिवपुरा चिड़ावा राजस्थान के नाम सामने आए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने पकड़ा भी था। मुकदमे का फैसला होने के बाद 26 दिसंबर 2019 को इस शराब को नष्ट करने के आदेश दिए गए। उसी दिन कागजों में शराब को नष्ट कर उसकी रिपोर्ट भी बना दी गई और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने दस्तक भी कर दिए। लेकिन असलियत में लगभग 10 लाख रुपए की कीमत की यह शराब नष्ट करने के बजाय अगले दिन शराब तस्कर रविंद्र उर्फ लीला मोहनपुर को बेच दी गई। लॉकडाउन 2 के दौरान 16 अप्रैल को शहर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि स्थानीय केशव नगर गली नंबर 3 में अवैध शराब बेचने के लिए लाई गई है। पूछताछ के दौरान लीला ने बताया कि उसे सदर थाना नारनौल के मुंशी विनोद व मालखाना के रोहतास ने यह शराब बेची थी। बाकी शराब वो बेच चुका है। ये आखिरी 30 पेटी बची थी जिन्हें वो बेचने लाया था। इस गोरख धंधे का पता चलते ही पुलिस अधीक्षक ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में नसीबपुर जेल भेज दिया गया। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता गोल्ड मेडलिस्ट रोहतक जिले के मायना गांव निवासी मुक्केबाज अमित पंघाल के लिए लॉकडाउन का मतलब फिट रहने और परिवार के साथ समय बिताने तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने इस बीच अपने गांव के किसानों की परेशानियां देखी और हरियाणा सरकार से मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान पुत्र होने के कारण उनके लिए आवाज उठाना मेरा दायित्व है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी इस तरह की बुरी स्थिति नहीं देखी। अनाज बेचना तो दूर की बात, कुछ किसान तो अपनी आजीविका लायक भी उपज पैदा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा सरकार से अपील करता हूँ कि कृपया उन किसानों की मदद करें, वे हताश हैं। रोहतक के किसानों ने मौसम से प्रभावित फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। राज्य सरकार से लागत का आकलन करने के लिए सर्वे किया है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार किसानों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। पंघाल ने ट्विटर पर भी अपील की। इसमें उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी टैग किया। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन मुझे मदद की उम्मीद है। मार्च में ओले पड़ने से यहाँ के किसानों का भारी नुकसान हुआ है। उनके पास कुछ नहीं बचा है। अगर उन्हें जल्द मदद नहीं मिली तो उनके पास खाने की सामग्री भी नहीं रहेगी। उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण हरियाणा में पिछले लगभग 1.5 माह से रुका रोडवेज बसों का पहिया 15 मई शुक्रवार से यानी आज से सड़कों पर दौड़ने लगेगा। रोडवेज विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू की है। अभी केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही टिकट बुकिंग होगी। सिर्फ अंबाला, भिवानी, हिसार, कैथल, करनाल, नारनौल, पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा डिपो से ही बसें चलेंगी। यात्रा के लिए मार्गों का विवरण व किराए से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर मिलेगी। एक बस में 30 यात्रियों को ही बैठाया जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकट की बुकिंग के हिसाब से ही बसों का संचालन किया जाएगा। ऑनलाइन टिकट देखकर ही यात्रियों को बस अड्डा परिसर में प्रवेश करने दिया जाएगा। बसों में टिकट नहीं मिलेगा। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बसों में बैठाया जाएगा। बसें केवल बस डिपो से चलेंगी और डिपो पर आकर ही रुकेंगी। बीच रास्ते में न कोई चढ़ेगा न कोई उतरेगा। रोडवेज बस की टिकट कंडक्टर नहीं देंगे। केवल ऑनलाइन पोर्टल HARTRANS.gov.in यानी hartrans.gov.in के माध्यम से टिकट बुकिंग होगी। बस अड्डों पर यात्रियों के खड़े होने और बैठने के स्थान की मार्किंग की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि राज्य में शुक्रवार से रोडवेज की बस सेवा ट्रायल के तौर पर आरंभ की जाएंगी। कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच पानीपत पुलिस की CIA 2 ने पानीपत के कस्बा समालखा में L1 के सील शराब गोदाम से शराब की 4500 पेटियां चोरी करने के बहुचर्चित मामले में पूर्व विधायक व जन नायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र राणा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपित जजपा नेता सत्येंद्र को पानीपत के कस्बा समालखा की कोर्ट में पेश कर शराब चोरी के इस मामले में रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी, ताकि शराब चोरी के इस बहुचर्चित केस का पूरा खुलासा हो सके। वहीं पानीपत पुलिस पूर्व विधायक व जजपा नेता सत्येंद्र राणा की गिरफ्तारी की मामले में चुप्पी साधे हुए है। अगर राणा का राजनीतिक इतिहास की बात करें तो पानीपत के समालखा में L1 के सील गोदाम से शराब चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए जजपा नेता राजौद हलके से विधायक रह चुके हैं। वहीं राणा पहले कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में उन्होंने जन नायक जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। राणा तिवारी कांग्रेस में भी रह चुके हैं और वे राजौद के अलावा पंचकुला जिला के कालका हलके से भी सन 2009 और 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं सत्येंद्र राणा सन 2007 से 14 में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। वहीं सन 2009 में परिसीमन के बाद राजौद हलका खत्म कर
कलायत विधानसभा बनाया गया और सन 2019 में सत्येंद्र राणा जजपा की टिकट पर कलायत से चुनाव लड़ चुके हैं। अब खबर मौसम विभाग से। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब गहरे निम्न दबाव में तब्दील हो गया है। यह जल्द ही डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद इसमें चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी जम्मू कश्मीर पर दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी मध्य पाकिस्तान और इससे सटे पंजाब पर है। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड और लद्दाख में भी हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा संभव है। केरल, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भारी से अति भारी बारिश संभव है। दक्षिणी अंडमान सागर और इससे सटे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य हिस्सों में समुद्र में हलचल बढ़ती जा रही है। अब लॉकडाउन का तीसरा चरण भी खत्म हो रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि लॉकडाउन 4 एक नए रूप वाला होगा, यानी इसमें बहुत सारी छूट दी जा सकती है। दिल्ली में अब भी कोरोना के नए केस बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि राजधानी में लोगों को कितनी छूट मिलेगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार मार्केट, दुकानें और मॉल को ऑड इवन की तर्ज पर खोलने पर विचार कर रही है। ऐसे में एक दिन आधी दुकानें और दूसरे दिन बाकी का आधी दुकानें खोली जा सकेंगी। इसमें यह भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए बस, मेट्रो, ऑटो और टैक्सी भी चलाई जा सकती हैं। इसके साथ भी निर्माण के कार्यों में शुरू करने को सुझाव देते हुए कहा गया है कि मजदूरों को शहर के अंदर आने जाने की भी छूट मिल सकती है। अगली खबर रेल मंत्रालय की तरफ से। विदेश यात्रा की तर्ज पर अब ट्रेनों में यात्रा करने पर भी विस्तृत ब्यौरा देना होगा। इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से जारी फॉर्म में पूरा ब्यौरा देना होगा। खासतौर पर इसमें यात्री को अपने गंतव्य स्थल पर ठहरने की जगह का पूरा पता लिखना होगा। यह फैसला भविष्य में भी लागू रहेगा। अभी तक यात्रा के लिए ट्रेन टिकट लेते समय फॉर्म पर केवल अपना नाम व पता देना होता था, लेकिन अब दोनों जानकारी देनी होगी। इससे रेलवे को संबंधित व्यक्ति का पता करना आसान रहेगा। रेलवे ने मंगलवार से 15 जोड़ी स्पेशल राजधानी स्पेशल ट्रेन शुरू की है। शुरुआत में देश के चुनिंदा शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जाएंगी और आएंगी। रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकटों को कैंसिल कर दिया है। हालांकि इसका श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों पर असर नहीं पड़ेगा और वो जारी रहेंगी। साथ ही कैंसिल टिकटों का पूरा रिफंड वापस दिया जाएगा। IRCTC ने यात्रा के दौरान यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सतर्क किया है। ट्वीट में कहा गया है कि देश दुनिया में कोरोना संक्रमण के खिलाफ निरंतर जंग जारी रहेगी। IRCTC आप सभी से निवेदन करता है कि रेल यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतें, नियमित हाथ धोएं, मास्क पहनें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राहत पैकेज का ब्रेकअप बताया। उन्होंने कुल 9 घोषणाएं की। इनमें से 3 घोषणाएं प्रवासी मजदूर, 2 छोटे किसानों और एक घोषणा मुद्रा लोन, स्ट्रीट वेंडर्स, हाउसिंग और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी हुई थी। 1 घंटे 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने ये 9 ऐलान किए। आज से अगले 2 महीने तक 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन में 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं है या जिनके पास राज्यों की तरफ से मिले गरीबी कार्ड नहीं है, वे मुफ्त अनाज ले सकेंगे। अभी तक प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्यों में जाने पर अनाज नहीं मिल पाता था। ऐसे गरीबों के लिए सरकार एक देश एक राशन कार्ड लाएगी। प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में भी कंट्रोल की दुकानों से राशन ले सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम किराए के मकान की स्कीम लॉन्च होगी। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को इसका फायदा मिलेगा। उद्योगपति, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और संस्थानों को भी इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि वे अपनी जमीनों पर अपनी यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों के लिए किराए के मकान बना सकें। मुद्रा लोन लेने वालों को राहत। छोटे कारोबारियों को कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्हें सरकार कर्ज पर लगने वाले ब्याज में 2% की छूट देगी। जो कारोबारी तय वक्त पर कर्ज चुका रहे हैं उन्हें अगले 12 महीने तक लगने वाले ब्याज में 2% की रियायत मिलेगी। किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा मिलेगी। 2.5 करोड़ किसान, मछुआरे और पशु पालने वाले इसका फायदा उठा सकेंगे। कैसे मिलेगा? यह फायदा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं।
अगली खबर शेयर बाजार से। शेयर बाजारों में आई गिरावट के बीच गुरुवार को निवेशकों की 1.99 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डूब गई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 886 अंक की जोरदार गिरावट देखी गई। प्रोत्साहन पैकेट को लेकर उत्साह ठंडा होने तथा वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 885.72 अंक के नुकसान से 31,122.89 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.57% की गिरावट के साथ 240.80 अंक नीचे 9,142.75 के स्तर पर बंद हुआ। सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें तो आज फार्मा और एफएमसीजी के अतिरिक्त सभी सेक्टर्स लाल निशान पर बंद हुए। इनमें बैंक, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, आईटी, मीडिया, ऑटो, रियल्टी और मेटल सेक्टर शामिल रहे। अगली खबर गैजेट की दुनिया से। हुआवे ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन हुआवे Y9s को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस मिड रेंज फोन की कीमत 19,990 रुपए रखी गई है। फोन की बिक्री 19 मई से शुरू होगी। इसे केवल अमेजन से खरीदा जा सकेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन ऑक्टा-कोर किरिन 710 चिपसेट से लैस होगा। कंपनी ने इसे सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में उतारा है। हुआवे Y9s को 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 19,990 रुपए रखी गई है। यह 2 कलर वेरिएंट ऑप्शन में मिलेगा। ब्रीदिंग क्रिस्टल और मिडनाइट ब्लैक कलर में अवेलेबल होगा। फोन की पहली सेल 19 मई से स्टार्ट होगी। जब तक भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में छूट नहीं दी जाती, तब तक स्मार्टफोन डिलीवरी केवल देश के ग्रीन व ऑरेंज जोन में ही अवेलेबल होगी। इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए 3 रेयर सेटअप है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। चार्जिंग के लिए एक USB Type-C पोर्ट मौजूद होगा। फोन में 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसमें 10 वाट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इसमें एम्बियन लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, कंपास और ग्रेविटी सेंसर मिलेंगे। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। आइए एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 1905 अमेरिका के नवाडा में लास वेगास की स्थापना हुई। 1907 महान क्रांतिकारी शहीद सुखदेव का जन्म हुआ। 1918 अमेरिका में पहली हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। 1923 भारतीय हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का जन्म हुआ। 1930 दुनिया की पहली एयर होस्टेस एलन चर्च ने ऑकलैंड शिकागो फ्लाइट में उड़ान भरी। 1925 पहला अरेबिक कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर शुरू किया गया। 1967 आज ही के दिन बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ। 1993 संयुक्त राष्ट्र ने 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 1993 भारत के प्रथम आर्मी कमांडर इन चीफ KM करियप्पा का निधन हुआ। 1995 एलिसन गारग्रिव्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। 2004 आर्सेनल फुटबॉल क्लब इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक भी मैच हारे बिना चैंपियन बनने वाली पहली टीम बनी। 2005 20 साल के बाद कनाडा में भारत का विमान उतरा। 2010 राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत के उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत का निधन हुआ।